दुनिया का सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है, लेकिन इसी कॉन्स्टिट्यूशन में एक आदमी की लाइफ की कोई वैल्यू नहीं है। एक लालची बीवी और इसी करप्ट सिस्टम के हिस्सेदार वकील के कारण एक आदमी की जान चली जाती है। वो इनके हरेसमेंट से इतना परेशान हो जाता है कि वो खुद की जान ले लेता है अपने हाथों। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं एआई इंजीनियर अतुल सुभाष की। एक 34 वर्षीय एआई इंजीनियर अपने ही हाथों अपनी जान ले लेता है, वो अपनी लालची बीवी और इसी करप्ट सिस्टम के हिस्सेदार एक वकील के कारण। एआई इंजीनियर अतुल सुभाष ने मरने से पहले लगभग 1.5 घंटे का वीडियो भी शूट किया और उसके बावजूद उन्होंने 24 पन्नों का एक सुसाइड नोट लिखा। उसमें उन्होंने अपने ऊपर हुए सारे जुल्म, यानी कि उनको किस तरह से हैरेस किया गया उनकी पत्नी के द्वारा, इस करप्ट सिस्टम की वकील के द्वारा, ये सारी चीजें उन्होंने नाम के साथ और डेट के साथ लिखी थी। इतना इनफ सबूत होने के बावजूद उनके हत्यारों को अभी तक कोई सजा नहीं मिल पाई है। शैडो ऑफ सोसाइटी के आज के केस में हम बात करेंगे एआई इंजीनियर अतुल सुभाष के बारे में, तो वीडियो में बने रहना अंत तक। अतुल सुभाष। वैसे तो अतुल सुभाष के पिताजी एक न्यूज़ पोर्टल की माने तो वो छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं। व्यवसाय और काम धंधे के चक्कर में वो आकर बसे बिहार में। बिहार के समस्तीपुर के रहने वाले एक रिश्तेदार ने ही उनके पिताजी को बिहार में शरण दिया था, जिसके बाद वो लोग वहीं पर रहने लगे और छोटे मोटे कार्य करके अपना जीवन यापन करते थे। अतुल सुभाष ने बचपन में अपने यानी कि 7वीं तक की पढ़ाई अपने गाँव से ही की थी। उसके बाद वो आगे की पढ़ाई के लिए दिल्ली आ जाते हैं। दिल्ली से ही इंजीनियरिंग करने के बाद अतुल सुभाष जॉब के लिए बेंगलुरु शिफ्ट हो जाते हैं, बिकॉज इंजीनियर्स के लिए इंडिया में बेंगलुरु एक सॉफ्टवेयर हब माना जाता है। पढ़ाई के बाद एक अच्छी जॉब मिल जाने के बाद अतुल सुभाष के पेरेंट्स भी चाहते थे अब अतुल शादी कर ले, क्योंकि अतुल सुभाष अपने घर के अपनी फैमिली के बड़े बेटे थे। और ये है अतुल सुभाष के फैमिली की फोटो, जिसमें उनके माता पिता और उनके भाई हैं साथ में। अतुल सुभाष को उन्होंने बहुत मेहनत से पढ़ा लिखा कर इस काबिल बनाया कि वो अब अकेले अपनी पूरे फैमिली की जिम्मेदारी को संभाल सकते थे। अब बात आती है अतुल सुभाष के शादी की। फिर क्या, अतुल सुभाष के लिए लड़की की तलाश शुरू होती है और मैट्रिमोनियल वेबसाइट पर एक प्रोफाइल बनाई जाती है, जिसके बाद उनकी प्रोफाइल मैच खाती है जौनपुर की रहने वाली निकिता सिंघानिया के साथ। अतुल सुभाष से जब निकिता सिंघानिया की प्रोफाइल मैच करती है तो दोनों के बीच बात शुरू होता है। वैसे तो पहले निकिता सिंघानिया बहुत ज़्यादा फ़ोन पर बात नहीं करती थी, फ़ोन करती थी बट बहुत कम बात करती थी। तो इससे अतुल सुभाष को लगता था कि बहुत सुलझी हुई मैच्योर लड़की है निकिता सिंघानिया। साल 2019 जनवरी का महीना जब अतुल सुभाष और निकिता सिंघानिया की मुलाकात हुई थी एक मैट्रिमोनियल वेबसाइट के थ्रू, और उसी साल 2019 में ही जून के अप्रॉक्सीमेट महीने में अतुल सुभाष और निकिता की शादी हो जाती है। और उनका इलाज लगभग 10 सालों से एम्स से चल रहा था और वो चाहते थे कि अपनी बेटी का विवाह होता देखना, इसके लिए उनकी जल्दी शादी हो गई। अतुल और निकिता की शादी जून में बनारस के एक होटल में होती है। उसके बाद वो 2 दिनों के लिए मात्र अपने ससुराल बिहार यानी कि समस्तीपुर को जाती हैं और उसके बाद वहां से वो डायरेक्ट बेंगलुरु के लिए चले जाते हैं। अब अतुल सुभाष और निकिता पहले तो बेंगलुरु में रुकते हैं और उसके बाद वहां से थोड़ा टाइम रुकने के बाद वो मॉरिशस के लिए जाते हैं अपने हनीमून के लिए। अतुल सुभाष ने अपने सुसाइड वीडियो में उन्होंने बताया था कि जब वो निकिता के साथ हनीमून के लिए मॉरिशस गए थे तभी निकिता थोड़ा अनकंफर्टेबल फील कर रही थी, यानी कि उतना ओपन या फिर नॉर्मल नहीं रहती थी अतुल के साथ जितना कि उसे होना चाहिए था। अतुल को लगा कि फर्स्ट टाइम शायद वो बाहर निकली है एक आदमी के साथ तो वो अनकंफर्टेबल हो, तो उसके लिए उसके मूड को अच्छा रखने के लिए वो ज़्यादा एफर्ट देते थे। लेकिन अतुल के एफर्ट्स का निकिता के ऊपर कुछ खास प्रभाव नहीं पड़ता था। लेकिन जैसे तैसे उनका हनीमून बीता और वो वापस बेंगलुरु को लौट आते हैं। देखो, एक साइकोलॉजिकल फैक्ट तो भाई प्रूव है, अगर कोई लड़की एक लड़के के साथ कंफर्टेबल नहीं है तो लड़का अपना कितना भी 100% दे दे, एफर्ट दे दे, लड़की को घंटा फर्क नहीं पड़ता। वही शायद निकिता और अतुल के बीच हो रहा था। अतुल अपना पूरा एफर्ट देता था निकिता को खुश रखने के लिए, लेकिन उसे कुछ फर्क नहीं पड़ता था, इससे कुछ खास प्रभाव नहीं पड़ता था। अब एक आदमी जो कि अपने पेशे से इंजीनियर है, अपना पूरा टाइम देता था कंपनी को, उसके बाद वो पूरा थक हार कर घर आता है, उसके बावजूद अपनी पत्नी को एफर्ट दे रहा है उसको मनाने के लिए, उसको खुश रखने के लिए, लेकिन उसका भी उसको कोई फर्क नहीं पड़ता था। धीरे धीरे वक्त बीतता गया, लेकिन निकिता का बिहेवियर में कुछ खास चेंजेस नहीं आए अतुल के। निकिता की इतनी बेरुखी के बाद भी अतुल ने उसका हाथ नहीं छोड़ा और उसने पहले उसको प्रोग्रामिंग सिखाई और उसका रिज्यूमे बनाकर अपने रेफरेंस पर
जॉब भी लगवाई, लेकिन निकिता को इस जॉब से भी जल्दी निकाल दिया जाता है क्योंकि वो कंपनी के डिसिप्लिन को फॉलो नहीं करती थी। निकिता की जॉब चली जाने के बाद निकिता घर में ही रहने लगी। वो तो वैसे भी उतना अतुल से बात नहीं करती थी और ना ही कहीं बाहर जाती थी घूमने के लिए, लेकिन जब भी उसे टाइम मिलता था वो घंटों अपनी माँ के साथ फोन पर बैठकर बातें करती रहती थी। उसी बीच वो दौर आता है जब निकिता प्रेग्नेंट हो जाती है। तब अतुल उसे और ज्यादा एफर्ट देने लगता है ताकि उसे कोई प्रॉब्लम ना हो। अब निकिता प्रेग्नेंट थी तो उसकी देखभाल के लिए निकिता की माँ को भी अतुल बेंगलुरु बुला लेता है ताकि उसकी अच्छे से देख रेख हो सके। यहाँ तक तो सब कुछ ठीक चल रहा था। अब निकिता भी प्रेग्नेंट थी, अतुल भी अपना एफर्ट देता था और उसकी माँ भी वहाँ पर थी उसकी देख रेख के लिए। और इसी बीच उनका एक बच्चा होता है जिसका नाम रखा जाता है व्योम। और ये सब तो चल ही रहा था, उसी बीच लॉकडाउन भी लग जाता है, पहला लॉकडाउन। अब तो एक बच्चा भी हो गया, लेकिन निकिता का जो बिहेवियर था अभी भी वैसा ही था अतुल के लिए। उनके बीच में छोटी मोटी लड़ाइयाँ भी शुरू हो गई थी। वैसे तो निकिता कुछ करती धरती थी नहीं, कोई जॉब करती नहीं थी, लेकिन उसे पैसे बहुत ज़्यादा चाहिए होते थे मंथली के। अब वो उन पैसों का क्या करती थी, उसका कोई हिसाब भी अतुल को नहीं देती थी वो। अब ये पैसे जब उसने खर्चे अपने बढ़ा दिए अतुल से, जब उसकी डिमांड बढ़ने लगी, तब अतुल उससे पूछता है कि ये पैसे क्यों चाहिए तुम्हें। वो बताती है कि वो पैसे अपनी माँ को वो देती थी। अब ये पैसे वो क्यों देती थी, लॉकडाउन के बाद एक्चुअली निकिता के परिवार वालों को एक जौनपुर के पॉश एरिया में एक प्लॉट पसंद आ गया था जिसे वो खरीदना चाहते थे, जिसके लिए वो पैसे निकिता से यानी कि अपनी बेटी से मांगते थे। और वो पैसे अब वो लाती कहाँ से, बिकॉज वो तो जॉब करती नहीं थी, तो इसके लिए वो अतुल से पैसे लेती थी। अतुल ने मरने से पहले अपने सुसाइड वीडियो में उन्होंने बताया था कि वो अपने ससुराल वालों को पहले 3 लाख रुपए, उसके बाद 9 लाख रुपए, उसके बाद 4 लाख रुपए इकट्ठा अमाउंट दिया है। उसके बावजूद निकिता भी छोटे मोटे अमाउंट्स देती रहती थी। एक बड़ा अमाउंट जो अतुल ने दिया था अपने ससुराल वालों को, वो 16 लाख उसने बताया। अब छोटे मोटे अमाउंट कितने गए थे अब ये तो उसे भी नहीं पता था, क्योंकि ये निकिता देती थी अपनी साइड से। निकिता लगातार अतुल के ऊपर प्रेशर बनाती थी पैसे देने के लिए, क्योंकि उसके घर वालों को प्रॉपर्टी खरीदनी थी। अब ये झगड़े अतुल और निकिता के बीच कंटिन्यू चलते ही आ रहे थे। और इसी बीच वो भी दौर आता है जब निकिता अतुल का घर छोड़कर बेंगलुरु से अपने घर को चली जाती है अपने बेटे व्योम के साथ। इस टाइम में अतुल बहुत अकेला पड़ जाता है बेंगलुरु में, और निकिता अपने बेटे के साथ अपने घर पर आ जाती है। अब ऐसा भी नहीं था कि अतुल ऐसे ही जाने दिया होगा निकिता को, उसने भी अपना एफर्ट दिया होगा, बिकॉज वो तो स्टार्टिंग से ही एफर्ट दे रहा था कि सब कुछ ठीक कर लेगा, निकिता समझेगी उसे, उसको वो प्यार देगी जो एक आदमी अपनी वाइफ से एक्सपेक्ट करता है। लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। निकिता भले ही अतुल को बेंगलुरु में उसके घर पर छोड़ देती है, लेकिन पैसे मांगना नहीं छोड़ती है। वो लगातार अपने घर पर रहकर, जौनपुर रहकर भी अतुल से पैसे मांगती है। लेकिन जब अतुल ने उससे मना किया पैसे देने से, तब निकिता ने अपने ही घर यानी कि जौनपुर से अतुल के ऊपर फर्जी केसेस लदवा दिए, उसके ऊपर फर्जी एफआईआर कराई। अब उन केसेस में क्या क्या थे, डोमेस्टिक वायलेंस, डाउरी और प्लस उसमें अननेचुरल सेक्स जैसे कई एलिगेशंस उसके ऊपर एफआईआर कराई गई, जिसके लिए अतुल को बहुत ज़्यादा परेशान किया गया। इतना ही नहीं बल्कि उनके घर वालों को भी परेशान किया। जिस घर में निकिता मात्र 2 दिन रुकी थी, उन घर वालों के ऊपर भी उसने एफआईआर दर्ज करा दी है। अब उन फर्जी मुकदमों और केसेस को देखने के लिए अतुल को अपनी कंपनी में छुट्टी लेकर, अब इन फालतू मुकदमों के चक्कर में अतुल को बेंगलुरु से जौनपुर आना पड़ता था। और कई बार तो ऐसा होता था कि वो जौनपुर आता तो था, लेकिन कोर्ट में कभी ये बंदी कभी वो बंदी, कभी इनके पास जाओ कभी उनके पास जाओ, ऐसे बोल उसे बस फालतू में घुमाया जाता था, जिससे वो और ज़्यादा परेशान होता था। और ऐसा उसके साथ जानबूझकर किया जाता था ताकि उसे परेशान किया जा सके। अब ये चीज़ें इतने ही तक नहीं थी। अतुल ने अपनी वीडियोस में बताया कि जो जज के सलाहकार होते हैं, मतलब उनके साथ जो रहते हैं, उनके द्वारा अतुल से पैसे की भी डिमांड की गई थी कि अगर आप कुछ पैसे दे देते हैं तो आपको बार बार बेंगलुरु से जौनपुर नहीं आना पड़ेगा, आप इतना परेशान नहीं होना पड़ेगा आपको। लेकिन जब उनके द्वारा मना कर दिया जाता है तो उन्हें और ज़्यादा परेशान किया जाता है। अब एक आदमी भाई साहब जब अपनी एक आधी उम्र बिताता है अपने कैरियर के लिए, जब उसे आराम चाहिए होता है, सुकून चाहिए होता है, उस दौर में वो उस खुशी के लिए वो कोर्ट कचहरी के चक्कर काट रहा है। ये कितना इरिटेटिंग होगा, एक बार आप अपने ऊपर सोच कर देखना। वो कहते खुद को संभाल रहा था। और इसी बीच जो निकिता की डिमांड थी वो 3 करोड़ तक पहुंच गई थी। और जब अतुल ने डिनाई किया जज के सामने कि मैं नहीं दे सकता, ये क्यों मतलब अमाउंट बढ़ाया जाता है, तब जज ने भी हंसकर कहा था तुम्हारे पास पैसे होंगे तभी तो वो मांग रही है। और इतना ही नहीं बल्कि जज ने तो 5 लाख रुपए का ऑफर भी किया था
या 5 लाख रुपए दे दो तो मैं सेटलमेंट करवा दूंगी। लेकिन अतुल ने नहीं माना, बिकॉज उसने कहा था कि ये मेरे मेहनत के पैसे हैं, ऐसे मैं नहीं दे सकता किसी को। और वैसे भी मैंने ऑलरेडी निकिता की फैमिली वालों को 16 लाख रुपए ऑलरेडी दे चुका हूँ, अब इसे क्यों पैसे देना है। अब पुलिस और कचहरी का चक्कर कितना इरिटेटिंग होता है, अगर आप कभी फेस करोगे इन चीज़ों को तब आपको पता चलेगा। और एक आदमी जो कभी यार इन चीज़ों से मतलब नहीं रखता है, जो कभी पुलिस चौकी या फिर कोर्ट कचहरी को नहीं जानता है, उन चीज़ों से अवेयर नहीं है, उसके लिए जाना वहाँ पर हरदम जाना, डेली बाई डेली जाना, प्लस तुम्हें वहाँ पर कुछ प्रॉपर सोल्यूशन नहीं मिलता। ये कितना इरिटेटिंग होता है, अगर आप कभी कोर्ट कचहरी जाओगे तब पता चलेगा। मैं तो भाई गया हूँ 1-2 बार, बट वो भाई उनका माहौल देख के ना इतना गंदा फील होता है, मैं क्यों आया हूँ ऐसा फील होता है ऐसा। और कभी कभी लगता है कि यार ना हो काम भाड़ में जाए, अपन नहीं आएंगे यहाँ पर कभी भी, ऐसा होता है। लेकिन वो बंदा भाई जो जॉब करता है वो 100 से ज्यादा बार चक्कर काटता है कोर्ट कचहरी का। अब ये चीजें एक आदमी के लिए कितना गंदा लगता है, मतलब पहले से ही वो अपनी लाइफ में परेशान है, अपनी फैमिली से परेशान है, उसके बाद जो सिस्टम के लोग हैं जिन पर हमें भरोसा है वो हमारा मजाक बना रहे हैं, वो उन चीज़ों को और ज़्यादा बढ़ा रहे हैं। मैं कभी कभी सोचता हूँ अगर अतुल इतना एजुकेटेड ना होता, एक कम पढ़ा लिखा होता, तो वो उसी कचहरी में उसी कोर्ट में कितना बवाल काटता। लेकिन उसने जो अपनी फैमिली से सीखा था, जो पढ़ा था, उसने अपना परिचय दिया, कितना पेशेंस बनाए रखा वहां पर, कुछ नहीं किसी को बोला, क्योंकि उसे अभी भी सिस्टम पर, इस खोखले सिस्टम पर भरोसा था कि उसे न्याय मिलेगा। लेकिन फिर भी इन चीज़ों का कोई सॉल्यूशन नहीं निकला और अंत में अतुल ने खुद फैसला किया। उन्होंने 24 पेजेस का समथिंग सुसाइड लेटर बनाया और अपना 1.5 घंटे का वीडियो शूट किया और उसके बाद खुद को फांसी से लटका लिया। वो तारीख थी 9 दिसंबर की, जब बेंगलुरु के अपने ही फ्लाइट में अतुल सुभाष ने फांसी लगा ली और अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली।